गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सुनजू के कोट के साथ। सुनजू कहते हैं इन द मिडस्ट ऑफ कैओस देयर इज आल्सो अपॉर्चुनिटी। देखो कोट बहुत ही प्यारा कोट है। मतलब क्या है कोट का बेसिकली मतलब है कि जब भी कोई ट्रेजेडी होती है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर कोई कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट है वो हो, ठीक है, जब भी कोई ट्रेजेडी होती है हमारी लाइफ के अंदर, तो वो जो ट्रेजेडी है, वो जो कैओस है, अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी, अपने साथ एक लेसन छोड़ के जाती है। ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ में फेलियर होता है, उस लेसन को सीखता है और सक्सेस को प्राप्त करता है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उससे हमने लेसन सीखा, अपने आप को प्रिपेयर करा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और यही कुछ मतलब है सुनजू के कोट का। और ये जो कोट है बहुत ही रिलीवेंट है स्टूडेंट लाइफ में भी, और कोई नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, जैसे हम आज का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। देखो आज है तारीख दिसंबर 26, ठीक है, 26 दिसंबर है। और 2004 में सुनामी आया था। और आज द हिंदू एडिटोरियल के अंदर भी जो तीनों ही एडिटोरियल हैं मेजर वाले, वो सारे सुनामी से रिलेटेड है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से। देखो सीएपीएफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। एक बार तो डायरेक्टली टॉपिक आ गया था, अब उसमें आप क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आज के हम एडिटोरियल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का आ गया तो केस स्टडी करके इसको आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है आज का एडिटोरियल। तो इसको हम समझेंगे सीएपीएफ के एंगल से, यूपीएससी सीएपीएफ के एंगल से समझेंगे, ताकि जो हमारा पेपर 2 है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। और यही कर रहे हैं हम डे बाय डे यही कर रहे हैं। डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में जाके डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, ताकि जो हमारी नॉलेज है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाए। और यही जो है यूपीएससी आपसे चाहता है, क्योंकि 2024 का पेपर देखोगे समझ आ जाएगा। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी आज मैं बहुत जल्दी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखो 2004 में सुनामी आया था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। 2004 में सुनामी आया था। देखो 2004 में जो सुनामी आया था अनप्रेसिडेंटेड था काइंड ऑफ। ठीक है, तो उससे पहले ऐसा कोई इवेंट हमने देखा नहीं था सुनामी जैसा। तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस थी सुनामी के लिए वो बहुत ज़्यादा लो थी। मतलब हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। और इंडिया का कोस्टल एरिया इतना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा कोस्टल एरिया, ये सारा ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है, जितना ज़्यादा कोस्टल एरिया उतना ज़्यादा सुनामी का इफेक्ट रहता है, ठीक है, इम्पैक्ट रहता है। तो यही एडिटोरियल में भी बताया गया है कि जो इसका इफेक्ट था, जो सुनामी का इफेक्ट था, वो 187 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर पड़ा। ठीक है, 73 हैबिटेट थे जो टोटली तबाह हो गए, लाखों जाने गई, हज़ारों जाने गई, लाखों करोड़ का प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ। इकोनॉमिक जो हमारी नॉर्मल लाइफ चलती है, जब कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाता है, जैसे सुनामी एग्जांपल के लिए, तो जब कैटास्ट्रॉफिक कोई इवेंट आ जाता है तो उससे जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, जो नॉर्मल दिनचर्या है हमारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मतलब कि जो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है, लाखों जाने चली जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट किस चीज़ को कर रही है। 2004 जो सुनामी थी, ये जो कैओस था, ये क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आई, क्या चीज़ दिखा रही है, ये दिखा रही है हमारी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि हमारे पास उस टाइम में अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था। देखो बच्चों, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है कि कुछ चीज़ आने से पहले ही आपको, कुछ घंटे पहले, कुछ दिनों पहले आपको उसके बारे में बता दे कि ये चीज़ होने वाली है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो 2004 में हम पे अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं था सुनामी के लिए, और इंडियन ओशन रीजन में ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे थे। ठीक है, एकदम से सुनामी आई तो जो जान और माल की हानि हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें पता चला कि 2004 की सुनामी में हमारे पास क्या क्या कमियां थी। ठीक है, थोड़ा बहुत पता चला। चलो, जब सुनामी आई, सुनामी बेसिकली यहाँ पे एक नागापट्टिनम नाम की जगह है, उसका जिक्र किया गया, उसके बारे में बताया गया। लेकिन अगर आप इस चीज़ों को, इसके पॉइंट को यूज़ करते हैं तो जगह का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सुनामी से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, या फिर किसी भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी वायनाड वगैरह में लैंडस्लाइडिंग हुई, सेम चीज़ हुई, वहाँ पे भी जान माल की हानि हुई, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ, लाइवलीहुड गई, लाइफ गई, जो उनके घर वगैरह थे वो तबाह हो गए, डिस्ट्रप्शन हो गया काइंड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें आप उन पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेस्क्यू एफर्ट जो ऑपरेशन है वो कैसे चला। देखो रेस्क्यू ऑपरेशन में
जो सुनामी वाला चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ों में भी सेम चीज़ें होती है कि जो एक्सपीरियंस ऑफिसर थे उन्होंने कहीं ना कहीं मेन रोल जो था वो प्ले करा, लीडरशिप का रोल प्ले करा। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, क्रिटिकल डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हो गया, पब्लिक वर्क हो गया, PWD जिसे कहते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन से काम किया, कोलैबोरेशन से काम किया। नेवी, मिलिट्री, आर्मी आ जाती है उनके साथ। देखो, अगर आप अपने इंडिया का स्ट्रक्चर देखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में सोचोगे तो कैसे सोचोगे? देखो, जो फोर्सेज हैं, फोर्सेज के साथ अगर वहाँ के लोकल डिपार्टमेंट जो है वो मिल जाए, क्योंकि फोर्सेज को नहीं पता सेंट्रल फोर्सेज है वहाँ पे क्या है लोकली क्या नहीं है, लेकिन जो लोकल डिपार्टमेंट है जैसे PW हो गया, पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, ये दोनों अगर मिलकर जॉइंटली काम करें रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और यही चीज़ हमने कहाँ पे देखी? सुनामी में, नागापट्टिनम जगह पे, और हर जगह यही चीज़ होती है काइंड ऑफ, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हेल्थ और सैनिटेशन पे ध्यान दिया जाता है। देखो, जब भी कोई इवेंट होता है कैटेस्ट्रॉफिक, जो नेचुरल इवेंट होता है, नेचुरल कैटेस्ट्रॉफिक जो इवेंट होता है, सुनामी हो गया, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, ठीक है, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हेल्थ और सैनिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, लाइफ का लॉस हो गया, इकोनॉमी का लॉस हो गया, किसकी वजह से? उस इवेंट की वजह से जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ के बाद मॉस्किटोज वगैरह, डेंगू वगैरह आएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज फैलेंगे, जो डेड बॉडी है वो सड़ेगी, वहां से अलग से डिजीज निकलेंगे। तो ये सारी चीजें, इनको इंसान रोक सकता है, इसको ह्यूमन रोक सकता है। तो ये जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए अलग से ऑपरेशन चला जाता है कि जो सुनामी आई थी उसके बाद जो डिजीज ब्रेकआउट होना था उसको रोका गया, ठीक है, बॉडी को प्रॉपरली डिस्पोज किया गया, जिनकी डेथ हो गई थी उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया गया, डिसइंफेक्टेड किया गया उस पर्टिकुलर एरिया को एंटी माइक्रोबियल से। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ और सैनिटेशन डिपार्टमेंट करता है हर एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के बाद। सुनामी यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया गया है। लैंड स्लाइडिंग होती है, चाहे भूकंप आ जाता है, कुछ भी होता है, कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, जो नेचुरल आपदा आती है जिसे आपदा कहते हैं, उसके बाद ये सारे मेजर्स जो है ये कॉमन मेजर्स हैं, ठीक है। तो इनको आप लिखना ही लिखना है, ये सारे कॉमन मेजर्स लिए जाते हैं। फिर टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड कराए गए सुनामी के बाद। देखो, जब सुनामी आई थी या फिर कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है तो सबके घर तबाह हो जाते हैं, ठीक है, घर रहने लायक बसते नहीं, खंडर टाइप ऑफ बन जाते हैं। तो उसके बाद जो जिंदा लोग हैं, जो बच जाते हैं, जो लाइफ बच जाती है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ सुनामी में भी हुई, जो डिस्प्लेस थे उनके लिए प्रोवाइड किया गया, सेफ्टी और बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो जाता है पूरा सप्लाई चेन का, उसके बाद खाना वगैरह, वो पैसे वगैरह कैसे लाएंगे, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराना। तो वो शेल्टर और जो ह्यूमन जो सेफ्टी, बेसिक एम्यूनिटी, सैनिटेशन, हेल्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई। उसके बाद आती है बात क्या? रिहेबिलिटेशन की। उसके बाद किसकी बात आती है? रिहेबिलिटेशन की। इसका एक सर्कल बना के दिखाऊंगा, ठीक है, वो सर्कल से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आती है रिहेबिलिटेशन की। अब तुमने क्या करा? रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया, हेल्थ वगैरह प्रोवाइड कराई, टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड करा दिए। अब उन लोगों को दोबारा से हाउसिंग प्रोवाइड कराना, रिहेबिलिटेट, उनको दोबारा से स्थापित करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी करनी होगी। तो देखो, उस टाइम पे सुनामी जब आई उस टाइम पे 55,000 जो मल्टी हैजार्डस रेजिस्टेंस होम, मतलब कि जो हमारे नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं उससे प्रूफ होम, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके सेंडाई फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो ये उस सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है? जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल कोई बॉडी है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराती है कैसे हमें नेचुरल डिजास्टर से निपटना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो ये जो मल्टी डिजास्टर जो रेजिस्टेंस होम है, ये सारी चीज़ें उसके बाद प्रोवाइड कराएगी, ताकि फ्यूचर में कुछ हो जाती है, क्लैमिटी, फ्लड वगैरह, साइक्लोन वगैरह आ जाती है, तो ये जो घर हैं वो दोबारा उनके टूटे ना, एंटी रेजिस्टेंट हो गए एक तरह से, ठीक है। फ्लड इफेक्टेड, साइक्लोन इफेक्टेड जो है घर उनको प्रोवाइड कराया गया ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके। इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन, अब जो कोस्टल जो कम्युनिटी थी, अब जो है इकोनॉमिक जो उनका फ्रेमवर्क था उसको दोबारा से इस्टेब्लिश भी करना है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई थी, घर वगैरह प्रोवाइड करा दी। अब कोस्टल कम्युनिटी को एम्पावर करा, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई, फिशरी मैन थे तो उनको फिशर नेट वगैरह प्रोवाइड कराए, बोट वगैरह प्रोवाइड कराई गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पे फॉर्म किए गए, वुमेन को एम्पावर कराया गया। तो मतलब कि
टोटल जो नॉर्मल लाइवलीहुड था उसको री एस्टैब्लिश किया गया। और ये जो चीज़ें हैं रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन, ये हर एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में होता ही होता है, हर एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में होता ही होता है। ठीक है, देखो साइकिल की मैं जो बात कर रहा था कैसे होता है, देखो यहाँ पे इवेंट आया, ठीक है, डिजास्टर आया, ठीक है, डिजास्टर के बाद हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू हुआ, फिर हुआ रिहेबिलिटेशन, रिहैब हुआ, ठीक है, रिहैब के बाद फिर क्या होता है, फिर होता है लर्निंग वाला, लर्न करते हैं उस फेज से, और फिर कुछ आता है तो उसको हम फिर से ऐसे ही टैकल करते हैं। ठीक है, ये एक स्केल होता है, ये एक साइकिल होती है डिजास्टर से निपटने की, ये एक साइकिल होती है डिजास्टर से निपटने की। तो इस साइकिल को भी तुम्हें याद रखना है। देखो एस्से राइटिंग में बच्चों ड्राइंग मत करना, एस्से राइटिंग में ड्राइंग नहीं करते। आपने देखी होगी यूपीएससी सीएपीएफ की, यूपीएससी सीए, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर वो जो थी अपाला मिश्रा थी, रैंक 1 थी या 2 थी, जो भी थी, उन्होंने अपनी उसके अंदर कॉपी के अंदर ये ड्राइंग बना रखी थी। देखो वो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन एस्से राइटिंग में हम ये ड्राइंग वगैरह नहीं करते। आपको एस्से राइटिंग में स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना होता है, जो पैराग्राफ वाला स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी नॉलेज में है कि ये सारा जो रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, लर्निंग वगैरह का फेज है डिजास्टर के बाद, ये सारा हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, अब देखो उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है। देखो जो एनजीओ का रोल होता है वो यहाँ पे पता चलता है कि उस टाइम पे जो एनजीओ थे, 400 कुछ एनजीओ थे जिन्होंने लोकल और इंटरनेशनल दोनों ही उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें क्योंकि जब ट्रेजेडी कुछ होती है हमारे साथ, ठीक है, जब साइक्लोन और नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के बाद जो लोग बचते हैं उनका मेंटल जो मेकअप होता है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स खोए हुए होते हैं, अपने कुछ प्रिय खोए हुए होते हैं, अपने मम्मी पापा खो देते हैं, अपने बच्चे को खो देते हैं। तो उनका जो ट्रॉमा काउंसलिंग होता है वो प्रोवाइड कराते हैं एनजीओ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं और लाइफ को दोबारा से रिस्टोर करते हैं, लाइफ को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। ये काम होता है किसका, एनजीओ का। कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाता है उसके बाद, ठीक है। जो अदर ग्रुप्स हो गए जैसे चिल्ड्रन हो गए, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, जैसे अनाइस सत्या होम। तो ये क्या था कि जो अनाथ बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था, उनके लिए एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, वुमेन को दोबारा से एम्पावर करना, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह एस्टैब्लिश करना। जो डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, इनको हमेशा लोग भूल जाते हैं। इसमें आप एलजीबीटी कम्युनिटी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उनको हेल्थ केयर और स्किल वगैरह प्रोवाइड कराना। ये सारे काम किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस, सिविल सर्विसेज के द्वारा, एनजीओ के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने कर दी, अब ये जो लर्निंग फेज है, ये जो लर्निंग फेज है ये आता है, ठीक है। हमने क्या सीखा उससे, देखो लेजिस्लेटिव लेवल पे हमारे पास उस टाइम पे 2004 की जब सुनामी आई थी, हम पे कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, तो हमने क्या अडॉप्ट करा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करा हमने, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लेके आए, एक बॉडी एस्टेब्लिश करी, एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल लेवल पे अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसको टैकल करेगी। इसके अंदर ही फंड भी होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी होता है, तो फंड भी आया। इसके बाद इस सेम बॉडी स्टेट के अंदर भी आई, सेम बॉडी लोकल लेवल पे भी आई, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमने एस्टेब्लिश कर दिया हमारे लेजिस्लेचर ने डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने का। पहले एज सच इतना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था 2004 की सुनामी से पहले, लेकिन ऐसे जो कंटिन्यूस इवेंट आते हैं ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम रिफॉर्म करें, लेसन लर्न करें। सुत्सु का आपको कोट याद होगा कि हर एक कैरोस में क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। फिर उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम जो उस टाइम पे नहीं था वो आया हमारे पास, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा सिस्मिक एक्टिविटी की। देखो सुनामी आया कैसे था, सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, देखो थोड़ा सा समझो। देखो सुनामी क्यों आया था, अर्थक्वेक की वजह से। जब ओशियन के अंदर जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, तब सुनामी आता है। और ओशियन में अर्थक्वेक क्यों होता है, सिस्मिक एक्टिविटी की। सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, देखो दो रॉक जब आपस में टकराती है तो उस घर्षण की वजह से क्या होता है, कंपन पैदा होती है। पी वेव, एल वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कंपन पैदा होती है, सिस्मिक वेव उसे कहते हैं। उसकी वजह से ओशियन लेवल पे सुनामी आती है, ठीक है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमारा सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर, ताकि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड कराए
कई घंटों पहले आपको बता देगा कि भाई सुनामी आने वाली है, तो आप क्या होंगे, आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जैसे जीआईएस मैपिंग, मतलब जो हाई रिस्क एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उससे अगर हो जाता है कुछ ऐसा तो कैसे इवैक्यूएशन का किया जाए सेफली, वो प्लान प्रॉपरली बनाए जाएंगे। एआई ड्रिवन रिस्क असेसमेंट किया जाएगा कि भाई कौन से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का क्या वो हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें। मोबाइल ऐप वगैरह आई, जैसे समुद्रा एक ऐप है, तो ये जो ऐप थी ये बेसिकली फिशरमैन को बता देगी कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, तो फिशरमैन अगर समुद्र में होगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये क्या था, ये थी हमारी लर्निंग, ये थी अपॉर्चुनिटी, ये थी लर्निंग जो हमने एडवांसमेंट करी उसके बाद। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी हमें लेसन सीखने की जरूरत है। जो ग्लोबल लेवल पे होता है, इंडिया इज़ अ ग्रेट लर्नर। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद करो, इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा लर्नर है, ये सीखता है हर एक चीज़ से। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स पे कुछ भी होता है ये हमेशा सीखता है। देखो कुछ लोगों का काम होता है हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, बहुत लोग हैं जो हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो क्रिटिसाइज करो लेकिन अप टू एक लेवल तक। ठीक है, अगर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, नहीं कर रहे तो क्रिटिसाइज कर रहे हो। देखो डेटा लीक वगैरह इंडिया की तो प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह हो रही है, यूएसए में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जब आती है तब हम उससे निपटने का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम आती है तब हम उससे निपटने का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक चीज़ पता चली, क्या कि देखो चलो छोड़ो उसको, क्यों आउट ऑफ द टॉपिक जाना। ये समझ आया तुम्हें कि हमने क्या करा, सीखा चीज़ों से सीखने के बाद हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। और इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ ग्रेट लर्नर। तो यही सारी चीज़ हेती और चिली का एक लेसन है। देखो हेती के अंदर भी डिजास्टर, हेती के अंदर भी एक, देखो 2010 में अर्थक्वेक आया था, 2010 में अर्थक्वेक आया था, उसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे बताया गया कि हेती के अंदर क्या था, रिस्पॉन्स कैसा था और चिली के अंदर कैसा था। ठीक है, हेती के अंदर आपको पता है कि प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत बुरे हाल है हेती के अंदर, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स था इस 2000 अर्थक्वेक का, बहुत ही लूक वार्म था, बहुत ही ढीला ढाला रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ बताई गई है। और चिले में क्या था, रोबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम था, तो बहुत ज़्यादा क्विकर रिकवरी हुई। ठीक है, तो अगर हम पे सिस्टम ऑलरेडी होगा तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो क्या होगी, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इवेंट्स को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये चीज़ तो आप एकदम समझ लो, क्योंकि अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, फ्लड आती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन इवेंट्स को। ठीक है, सुनामी को कैसे कंट्रोल कर लोगे, कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन प्लानिंग हम कर सकते हैं, और इंडिया ने वो ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है अपने 2004 के इवेंट से सीख के। और यहाँ पे हेती और चिले का एग्जाम्पल सेट किया गया है कि जिसपे नहीं है उसकी स्लो रिकवरी होती है, जिसपे है चिले पे उसकी फास्ट रिकवरी होती है। जापान का एग्जाम्पल देखो, आप सभी को पता होगा कि पैसिफिक ओशियन के अंदर जापान है, जो रिंग है हमारी, रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन जिसे कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। तो आए दिन जो जापान है वहाँ पे भी जो है अर्थक्वेक वगैरह आता रहता है। ठीक है, तो जापान ने अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप किया गया है कि वो जो अर्थक्वेक आएगा उसका कोई इस पर फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जापान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। ठीक है, वैसे ही जो इंडिया है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, जो रिस्क रिडक्शन वगैरह, ये सारी अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट पॉलिसी, हर एक चीज़ को इंटीग्रेट, हर एक चीज़ के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेट करना है। ग्रीन बिल्डिंग कोड हो गया, ये सारी चीज़ें उसके एग्जाम्पल है। रेजिलियंट स्ट्रक्चर हो गए, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ये उसके एग्जाम्पल है, किसके, डिजास्टर रेजिलियंस के, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के, जो इंडिया कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब टेक अवे क्या आता है कि भाई हमने क्या सीखा फ्यूचर रेजिलियंसी के लिए, इंडिया ने क्या सीखा। देखो कम्युनिटी लेवल पे हमने एम्पावर करना सीखा, आपको सभी को पता है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे एम्पावर मतलब देखो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा, कम्युनिटी इफेक्ट होगी। अगर कम्युनिटी, जो लोग इफेक्ट होने वाले, अगर हम उनको ही एम्पावर कर दें तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो कम्युनिटी है उनको प्रिपेयर करा सबसे पहले इंडिया ने। ठीक है, ये टेक अवे लिया, नागापट्टिनम का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। जहाँ पे भी होता है यही चीज़ होती है, कम्युनिटी को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे ग्रुपिंग की जाती है, एक लोकल ग्रुप बनाया जाता है, वो सब चीज़ों को सिखाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोस्टल डिफेंसेस वगैरह प्रोवाइड कराएगा। देखो कोस्टल डिफेंसेस में क्या क्या चीज़ हो सकती है, ये तो सिर्फ सुनामी में काम आएगा, जैसे शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं, वो
जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड कराते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वॉल बना दी सीमेंट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दी। तो क्या होगा, सुनामी जब आएगी सबसे पहले मैंग्रोव से टकराएगी, उसके बाद बच जाएगी तो वॉल से टकराएगी, तब जाके यहाँ आएगी। तो जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर ऐसा कुछ, सीएससी के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे पहले फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस कौन सी होगी सुनामी से, तो फर्स्ट कौन सी होगी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसके बाद जो हमारी सीमेंट वाली वॉल स्ट्रक्चर है वो, उसके बाद फिर जो कोस्टल कम्युनिटी वाला वो चीज़ है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ पेपर 1 के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सीएससी में पूछा हुआ है तो आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि सीएपीएफ जो है सीएससी से हमेशा मोटिवेटेड होती है। उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, इंश्योरेंस घर का और क्रॉप का। उसके बाद सस्टेन अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस कंटिन्यूस प्रोवाइड कराना, तो ताकि जो कम्युनिटी है उसको फ्यूचर के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। तो बच्चों आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा कि जो अगर सुनामी आती है या भी कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है तो उससे कैसे हमें टैकल करना है, प्रिपेयरनेस वगैरह में क्या चीज़ चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। एक्चुअल में यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस किया गया है, एक्चुअल में यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, इसको लिखो। लिखने के बाद मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारा कॉमन ग्रुप है उस पर सेंड करो, ठीक है। टाइम मिलते ही मैं इवेल्युएट करूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और बच्चों देखो, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बहुत बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वो ये चीज़ ज्वाइन करो। अभ्यास मंथन पेपर 1 के लिए और अभ्यास लेखन पेपर 2 के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है ये अभ्यास लेखन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है अभ्यास लेखन। दोनों ही मीडियम के अंदर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, दोनों ही मीडियम के अंदर जो है आपके एस्से जो लिखोगे आप उसको इवेल्युएट किया जाएगा, दोनों ही मीडियम के अंदर जो है लेक्चर किए जाएंगे। मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही कॉमन रहेगा, ठीक है। लेक्चर तो बेसिकली हिंदी इंग्लिश का कंबाइन ही होता है। और ये जो अभ्यास मंथन है ये अभी इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन ये भी हिंदी मीडियम में जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को सब्सक्राइब करो ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें हिंडर ना आए। अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो एक चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो आप कितने भी महंगे से महंगा कोर्स खरीद लो उससे ज़्यादा ही पाएगी। इस चीज़ की मेरे को पता है, ये चीज़, इस चीज़ की गारंटी। चलो नेक्स्ट चलते हैं फ्री मूवमेंट रिजिम के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं फ्री मूवमेंट रिजिम के अंदर। देखो क्या चीज़ है ये फ्री मूवमेंट रिजिम। देखो मोरे एक जगह है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊंगा और ज़्यादा आपको। मोरे एक जगह है मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो मोरे से म्यांमार जो है 10 या 15 कदमों की दूरी पे है। मोरे से म्यांमार 10 या 15 कदमों की दूरी पे है और आप पैदल चल के म्यांमार में जा सकते हैं। और आपको ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत है ना वीज़ा की ज़रूरत है। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, दूसरे देश में जा रहे हैं हम बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो ऐसे ही है, ये है हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम जो हमने म्यांमार के साथ साइन कर रखा है। फ्रेंडशिप ट्रीटी, काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी है हमारी म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के लोग जो हैं, क्योंकि हमारे एथनिक रिलेशंस हैं, हमारे इंडिया और म्यांमार के एथनिक रिलेशंस हैं बॉर्डर पे, ठीक है। सेम सी कम्युनिटी है जो दोनों साइड रहती है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये फ्री मूवमेंट रिजिम लाया था कि मोरे एक जगह है म्यांमार पे, आप मोरे तक गए, मोरे मणिपुर में आता है। मोरे से आप, ये बॉर्डर है, लेट से हमारा ये बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे एक आप पास करने के लिए बस एक छोटा सा गेट लगा रखा है, लकड़ी का है वो भी। यहाँ पे हमारी आर्मी वगैरह रहती है, लेकिन वो जो बागा बॉर्डर वाला जो होता है सीन वैसा नहीं है। एक आधे बंदे खड़े रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बना रखा है उन्होंने, उसके अंदर से जाओ और यहाँ पे 10 रुपए की वो टिकट काटता है आपकी एक आईडी ले लेता है, डुप्लीकेट हो वो भी चलेगी, ओरिजिनल वो भी चलेगी। म्यांमार पे 10 रुपए की टिकट लेते हैं, 10 या 20 रुपए का कुछ लगता है, 25 रुपए का शायद था मेरे टाइम पे जब मैं गया था, 2017 में गया था मैं। तो देखो 25 रुपए की टिकट कटवाओ और फिर म्यांमार के अंदर घूमो, आराम से घूमो। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है ये, जो तुम्हें वो टिकट देता है, कागज का एक टुकड़ा देता है बेसिकली। 25 दिन तक वो वैलिड रहता है, 25 दिन मतलब एक दिन तक वो वैलिड रहता है। म्यांमार में अच्छे से घूमो, वहाँ के टेम्पल वगैरह घूमो और फिर वापस आ जाओ अपने इंडिया में, ठीक है। और बोलना मैं विदेश जाके आया हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम। ये क्या है, हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, आई होप समझ आ गया होगा क्या चीज़ है, ठीक है। अभी जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजिम है उसको 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रखो।
अमित शाह जी ने बोला है कि जो हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम है उसको 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रखो, ठीक है। तो क्या चीज़ है ये फ्री मूवमेंट रिजिम, ये सारी चीज़ समझते हैं। देखो फ्री मूवमेंट रिजिम क्या है कि जो लोग बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास जो रह रहे हैं लोग, उनको फ्रीली एक्सेस करवाना विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट के, ये है हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम, कि वहाँ के लोग यहाँ आ सके, यहाँ के लोग वहाँ जा सके बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के। ये है हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम। 1968 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो लोग हैं वहाँ जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, एथनिक कल्चरल टाइज वगैरह है, तो उनके जो घर पारिवारिक रिलेशन है वो बने रहे, ठीक है, इसलिए आया था। की फीचर्स कुछ हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया उसने तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज लेते हैं कि ईजी क्वेश्चन आए चाहे टफ आए हम उसको टैकल कर लें। कितनी मूवमेंट तक हम ट्रैवल कर सकते हैं? देखो जब इनिशियली में आया था तो 40 किलोमीटर का बताया गया था कि जो लोग हैं वो पर्ची कटवा के अपना 40 किलोमीटर तक घूम सकते हैं। फिर 2004 में 16 कर दिया और अब उसे हमारे अमित शाह जी ने 10 किलोमीटर कर दिया। तो कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है अभी, ठीक है। वीज़ा की रिक्वायरमेंट है? नहीं रिक्वायरमेंट है, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई फॉर्मल ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं है। एक आईडी से वो एक पर्ची सी काट के देते हैं, जैसे पार्किंग खड़ी करते हैं ना, जब पार्किंग में बाइक खड़ी करते हो, ठीक है, जब दशहरा वगैरह देखने गए हो कभी, पार्किंग में बाइक खड़ी करते हो, कैसी पर्ची देते हैं? सेम वैसी पर्ची देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर अफेक्टेड एरिया कौन से? देखो म्यांमार वाला ही है। स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई होता है, कौन सा? इंडिया और म्यांमार का स्पेसिफिक एरिया में, मौर्य जो था वहाँ पे ज्योग्राफी और कल्चरल लिंक जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे अप्लाई होता है। पर्पस क्या है? क्रॉस बॉर्डर फैमिलियर कनेक्शन स्टैब्लिश करना, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के जो लोग हैं वहाँ से एथनिक जो है रिलेटेड है, ठीक है। रेगुलेशन क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड विद इन एग्रीड जोन, ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं है जो एग्रीड जोन है, मतलब 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आएंगे तो 10 किलोमीटर के अंदर उनसे बोलेंगे पासपोर्ट कहाँ है, ये कहाँ है, आइडेंटिटी वो कहाँ है, आइडेंटिटी से वो पर्ची देखेंगे कहते घूमो, लेकिन 10 किलोमीटर के से परे नहीं एप्लीकेबल है ये सारा, ठीक है। तो ये है हमारा फ्री मूवमेंट रिजिम। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये है हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। इसको बच्चों अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कल बच्चे की तारीफ करी, उसने कमेंट ही नहीं करा कल, तो ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करो। नेक्स्ट चलते हैं हम सतानिक वर्सेस। देखो सतानिक वर्सेस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में कोई बुक रहती है उतने ज़्यादा चांसेस है कि उसके नाम पूछ ले, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है? सलमान रुश्दी, ठीक है। 36 साल तक ये बैन रही थी, अब ये अवेलेबल है इंडिया के अंदर। 36 साल तक इसको इंडिया में बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? इसका रीज़न था कि ये जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला कि ये धर्म के अगेंस्ट है, ब्लास्फेमस है, ठीक है। इसी बुक को इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, देखो इसी बुक को हितोशी इगाराशी जो जापान के नागरिक है उसने ट्रांसलेट करा था जापानीज लैंग्वेज में, उनका मर्डर कर दिया गया। और ये सलमान रुश्दी की जो कान आँख पे पट्टी दिख रही है आपको, ये वाली ये पट्टी, उसने कोई पायरेट्स नहीं बनना चाहता, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, हादी मटर ने करा था ये, तो उसकी आंख चली गई थी उस टाइम पे। तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये बुक है सतानिक वर्सेस। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि किसकी बुक है, ठीक है। अभी तो याद रह जाएगा क्योंकि अभी ताज़ा है, लेकिन बाद में जो होगा थोड़ा सा दिमाग से निकल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन 2 अगर दिमाग में रखना है तो क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो क्या आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व स्कीम। देखो मैंने तुमसे बोला था कि हमारे पीएम, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी चीज़ करते हैं वो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी हमारे पीएम करते हैं वो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड इशू करे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 58 लाख जो है प्रॉपर्टी कार्ड इशू करे अंडर स्वामित्व स्कीम। तो थोड़ा सा स्कीम के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलतू फालतू स्कीम तो हम वैसे ही नहीं देखते, लेकिन जो यूपीएससी सीएपीएफ है, लेकिन जो हमारा सीएपीएफ का एग्ज़ाम है इसके अंदर वो ज़्यादा स्कीम नहीं पूछता, इतनी ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन स्कीम पूछता है, ठीक है। तो कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है? जो हमारे जो अपेक्स
लेवल के जो डिग्नेटरीज हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ये कुछ करते हैं तो वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा कुछ हम वो नहीं देखते हैं भाई क्या चीज़ है स्वामित्व स्कीम के अंदर। देखो ये जो स्वामित्व स्कीम है इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है कि जो गांव वगैरह में जो घर वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह होते रहते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी है, ये वाला हिस्सा हमारा है, ये उसका है। तो ये डिस्प्यूट को दूर करने के लिए गांव में जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करेगी। जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करेगी, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर? कौन से एरिया में? रूरल एरिया में, रूरल एरिया में, ठीक है, ये चीज याद रखना, रूरल में, अर्बन में नहीं है स्वामित्व स्कीम। प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेगी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा। प्रॉपर्टी कार्ड मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी आती है, कौन सी किसी और की आती है जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको वो राइट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ड्रोन से मैपिंग की जाएगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ताकि जो रूरल लैंड एरिया है उसको मैप किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इस स्वामित्व स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, पता तो चल गया क्या काम होगा। प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कराएंगे किसके अंदर? रूरल एरिया के अंदर। देखो ऑब्जेक्टिव है इसका, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उसको रिड्यूस करना। अब आपकी प्रॉपर्टी जो है डिजिटलाइज होगी, उसका रिकॉर्ड होगा, तब आप उस पर लोन ले सकते हैं, मतलब उसको मोनेटाइज करना और एम्पावर करना वुमेन को, ठीक है। ये सारे चीज और कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज है, ठीक है। प्रोग्रेस क्या है? 2.19 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो चुका है। पार्टिसिपेशन देखो सारे जो स्टेट हैं वो सारे स्टेट इसमें भागीदार नहीं हैं। 31 स्टेट और यूटीज जो टोटल मिला के हैं वो भागीदार है। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, तेलंगाना हो गया, ये इस स्वामित्व स्कीम में पार्टनर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना कि टोटल जो स्टेट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ही है शायद, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो समझ आया या नहीं आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। एमटी वासुदेव नायर, देखो इनका अभी देहांत हो गया, मृत्यु हो गई नायर जी की। तो क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये याद रख लो। कुछ कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, कभी कभी यूपीएससी मैच द फॉलोइंग दे देता है, या फिर कुछ एक डिग्नेटरीज का नाम देता है, बोलता है कौन कौन से अवार्ड इन्होंने जीत रखे हैं, या पद्म भूषण, पद्म विभूषण कुछ नाम दे देता है, बोलता है इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने पद्म भूषण नहीं जीता, पद्म विभूषण नहीं जीता। तो जिनकी मृत्यु हो जाती है उन लोगों का नाम थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को जीता है, कौन सी चीज़ों को नहीं जीता, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अगर वो जो डिग्नेटरीज हैं जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है अपने जीवन में। तो वैसे ही हमारे वासुदेवन जी है, देखो राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, मलयालम सिनेमा में राइटिंग करते थे। इनकी एक फिल्म थी जो इन्होंने लिखी थी, निर्मल्यम, जो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म 1972 इन्होंने जीती थी, ठीक है। निर्मल्यम ने नेशनल लेवल का बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता था 1974 में, ठीक है। तो थोड़ा इनका मेजर वर्क देख लेते हैं क्या क्या करा है। देखो उनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था वो क्या, नालू केट्टू था। नालू केट्टू जो उनका फर्स्ट मेजर राइटर थे, बेसिकली इनका जो वर्क था, उनकी जो बुक थी वो केरला साहित्य अकेडमी का बेस्ट नॉवल प्राइज उनको मिला। केरला साहित्य अकेडमी का बेस्ट नॉवल प्राइज किसको मिला था? नीला केट्टू को। उसके बाद बहुत सारे कलाम लिखा उन्होंने, रंदा मोजम लिखा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज़्यादा नहीं भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने अवार्ड जीता है उसको तो ज़रूर रख लेना। तो ये जो रंदा मोजम जो था, इसने वाल्यार अवार्ड जीता था। रंदा मोजम जो था उसने वाल्यार अवार्ड जीता था। नीला केट्टू ने केरला साहित्य अकेडमी का अवार्ड जीता था। इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते थे? ज्ञानपीठ अवार्ड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड था ज्ञानपीठ जो इन्होंने जीता। पद्म भूषण अवार्ड भी जीता, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते, और बाकी केरला का लोकल लेवल का है, याद रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानपीठ और पद्म भूषण को, पीबी को, ज्ञानपीठ और पीबी को याद रखना। ये अवार्ड जीते थे हमारे किसने? एमटी वासुदेवन नायर जी ने, ठीक है।
फिल्म करियर में हमने देख ही लिया था, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म इन्होंने लिखी थी। निर्मल्यम हो गया, बंधनम हो गया, मंजू हो गया, कड़ावू हो गया, और चेरू पुंचेरी हो गया। ठीक है, तो मेन चीज़ें याद रखना, बाकी ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये निर्मल्यम को तो ज़रूर याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर के अंदर भी डायरेक्टली दिया गया। ये सारी चीज़ें ही न्यूज़पेपर में थी बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे किसके बारे में, हमारे वासुदेवन नायर जी के बारे में। पद्म भूषण और ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता भी थे ये। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर, आई होप ये 4 है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बच्चों देखो, अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और शेयर तो ज़रूर करो भाई, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।